हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बेलमेंट ऑफ प्लेज के बारे में, यानी गिरवी उपनिधान के बारे में। पिछली वीडियो में हमने समझा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, उसकी ज़रूरी शर्तें क्या होती हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने समझा था। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गिरवी उपनिधान को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। गिरवी उपनिधान या बेलमेंट ऑफ प्लेज, इससे संबंधित जो प्रावधान हैं हमारे भारतीय संविदा अधिनियम में सेक्शन 172 से लेके 181 तक दिए गए हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 172 में। डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले ये समझो कि सिंपल वर्ड्स में बेलमेंट ऑफ प्लेज क्या होता है। तो ये एक ऐसा बेलमेंट है, एक ऐसा उपनिधान है जो किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है और इसमें सामान को सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है जब तक सामने वाला व्यक्ति उधार नहीं चुकाता या फिर अपना प्रॉमिस, अपना वचन पूरा नहीं करता। तब तक वो सामान उस सामने वाले व्यक्ति के पास ही सिक्योरिटी के रूप में रखा रहता है। तो यहाँ पर सिंपली जो हमने पहले समझा था उपनिधान, है ना, पिछली वीडियो में हमने उपनिधान समझा था। उपनिधान में क्या होता है, हमने ये समझा था कि एक व्यक्ति दूसरे को कोई चीज़ इस खास पर्पस के लिए दे रहा है, किसी उद्देश्य के लिए दे रहा है। जैसे आपकी साइकिल ख़राब हो गई, आपने सही करने के लिए किसी व्यक्ति को दे दी कि आप इसको सही करके मुझे लौटा देना। अब वो साइकिल आपकी सही करता है और आपको लौटा देता है, तो वो तो हो गया बेलमेंट, क्योंकि आपने किसी खास काम के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसको दिया था, वो हो गया बेलमेंट। लेकिन अगर आप उसी खास चीज़ के लिए सामने वाले के पास सिक्योरिटी जमा कर दोगे, वो क्या देता है कि ठीक है मैं तुम्हें वो चीज़ वापस कर दूंगा, बट तुम एक काम करो, उसके लिए कोई सिक्योरिटी, कोई चीज़ मेरे पास जमा कर दो। जब तक तुम वो चीज़ मुझे वापस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ मेरे पास रहेगी जो तुमने जमा की है सिक्योरिटी के रूप में। तो वो हो गया गिरवी उपनिधान। मतलब आप बेलमेंट तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए, उस बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए आप एक सिक्योरिटी भी जमा कर रहे हो। तो यही होता है ये जो आपका प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर सेक्शन 172 ये कहता है कि किसी भी कर्ज की देनगी के लिए, मतलब आपने किसी से कर्ज लिया और आपको उसका कर्ज जो है जिससे आपने लिया है आपको उसका कर्ज चुकाना है, या आपने किसी से कोई प्रॉमिस किया था, आपको उस प्रॉमिस को, उसका पालन करना है, उस प्रॉमिस को निभाना है, तो उसके लिए आप प्रतिभूति के तौर पर, यानी गारंटी के तौर पर माल का उपनिधान ही गिरवी कहलाता है। इस दशा में जो उपनिधाता होता है, अब देखो, क्योंकि वो था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इसे बोलते हैं बेलमेंट ऑफ प्लेज। तो यहाँ पर जो उपनिधाता है, उपनिधान में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति माल देता है या अपना कोई चीज़ देता है वो बेलर कहलाता है, उपनिधाता कहलाता है। और जिसको आप चीज़ अपनी देते हो वो उपनिहिती कहलाता है, यानी कि बेली। अब यहाँ पर जो उपनिधाता होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा, वो कहलाएगा पन्यमकार, और जो उपनिहिती है जिसको आप कोई चीज़ दे रहे हो वो हो जाएगा यहाँ पे पन्यमदार। तो इस तरीके से यहाँ पे इनके नाम चेंज हो जाते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसको समझने के बाद एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967 का केस है, इम्पॉर्टेंट केस है। और इस केस में कोर्ट ने इसकी जो डेफिनेशन थी गिरवी उपनिधान की, इसको बिल्कुल सिंपली तरीके से समझाया था। कोर्ट ने कहा था कि गिरवी जो होती है वो एक विशेष प्रकार का उपनिधान होती है, मतलब है तो बेलमेंट ही, बट एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट होता है। इन दोनों में केवल पर्पज़ का अंतर होता है, केवल उद्देश्य का अंतर होता है। जब उपनिधान का उद्देश्य किसी कर्ज के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के पालन के लिए गारंटी दी जाती है जिस बेलमेंट में, तो उसको ही हम गिरवी कहते हैं। तो यानी आप कर तो रहे हो बेलमेंट ही, लेकिन बेलमेंट करने के साथ साथ उसमें आप कोई गारंटी भी दे रहे हो, तो उसी को बोलते हैं गिरवी उपनिधान। तो बस यहाँ पर इस केस को हम सिंपली समझ सकते हैं, और इस केस में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि गिरवी उपनिधान क्या होता है। अब हम समझेंगे इसके आवश्यक तत्व के बारे में, यानी कि जो असेंशियल्स होते हैं वो प्लेज के, वो क्या क्या होते हैं। तो असेंशियल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला असेंशियल या सबसे पहला आवश्यक तत्व है माल का परिधान करना। यानी कि कोई भी बेलमेंट, जैसे अगर मैं सिंपल बेलमेंट की बात करूं, उपनिधान की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमने आवश्यक तत्व में यही पढ़ा था कि आपको पहले कोई चीज़ सामने वाले को देनी है, और फिर आपको इस वादे पर देनी है कि जब वो चीज़ सही हो जाएगी या वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आप मुझे वापस कर दोगे वो चीज़। चाहे घड़ी हो, साइकिल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपने
आपने सामने वाले को किसी उद्देश्य के लिए दिए हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि गिरवी उपनिधान में भी आपको कोई चीज़ देनी होगी सामने वाले को, तभी तो बेलमेंट ऑफ प्लेज बनेगा। तो माल का परिधान करना, तो जिस वस्तु को गिरवी रखा जा रहा है उसका कब्जा उस व्यक्ति को आपको देना होगा जिसको आपने गिरवी रखा है, यानी कि गिरवी ग्रहीता को आपको वो चीज़ देनी होगी। तो माल का परिधान करना सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो मतलब मैं आवश्यक तत्व कहूँगी, दूसरा, पहला तो हो गया माल का परिधान कि आपको देना ही है, माल का परिधान करना है। जब तक आप सामने वाले को चीज़ नहीं दोगे तो वो कैसे होगा। इसके बाद दूसरा आता है संविदा के अंतर्गत, यानी कि आपके बीच में और सामने वाली पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑफ प्लेज जो होता है, बिल्कुल देखो पहले तो बेलमेंट को समझेंगे। बेलमेंट में भी ऐसा ही हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, देने वाले के बीच में भी और जिसने सामान लिया है उसके बीच में भी। यहाँ पे भी सिंपली वही सारी चीज़ें हैं कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। गिरवी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी को अपनी चीज़ का कब्जा दे रहे हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप दे रहे हो या अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो वो एक ही समय पर किया जाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना। अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया है तो उस कर्ज को लेने के बाद भी आप अपनी कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर सामने वाले को दे सकते हो। आपको प्रतिभूति के तौर पर सामने वाले को चीज़ देनी है। तो दो असेंशियल्स हो गए। पहला असेंशियल्स माल का कब्जा देना, जो भी आप चीज़ दे रहे हो उसका कब्जा दोगे, और दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और आपको सिक्योरिटी तो कुछ ना कुछ जमा करनी होगी क्योंकि बेलमेंट ऑफ प्लेज है। सिंपल बेलमेंट जो हमने समझा था उसमें सिक्योरिटी वगैरह जमा नहीं होती है, बट इसमें आपको कोई ना कोई चीज़ अपनी गिरवी रखनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ पॉनी, यानी कि गिरवी ग्रहीता के क्या क्या राइट्स होते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास आप कोई चीज़ गिरवी रख रहे हो उसके पास क्या क्या राइट होंगे। तो सेक्शन 173 ये बोलता है कि गिरवी ग्रहीता का माल को प्रतिधारण करने का अधिकार। प्रतिधारण का मतलब क्या होता है? प्रतिधारण का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक कर रखने का अधिकार। अब सेक्शन 173 ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास आप अपनी कोई चीज़ गिरवी रख रहे हो वो क्या करेगा, गिरवी माल को ना केवल कर्ज के लिए बल्कि जो भी आपने उसको प्रॉमिस दिया है उसके पालन के लिए उसको रोक कर रखेगा। जैसे मान लो ए है, ए ने बी को अपनी कोई चीज़ दी कि तुम जो है इसको रखो और मुझे सही करके दे देना, बट एज अ सिक्योरिटी जो है तुम्हें मेरे पास कोई चीज़ मतलब एक तरीके से रखनी होगी जिससे कि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मुझे वो चीज़ दे दोगे वापस। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति आप उसमें बेलमेंट ऑफ प्लेज में इस तरीके से आपने सिक्योरिटी जमा की है या आपने किसी को कोई भी चीज़ दी है किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए, तो वो व्यक्ति जिसको आपने वो चीज़ दी है किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो उसको रोक कर रख सकता है जब तक आप अपने वचन का पालन ना कर लो, अपने प्रॉमिस को पूरा ना कर लो, या अगर आपने किसी से कर्ज लिया है आप अपने उस कर्ज को ना चुका दो। तो एक तरीके से यहाँ पे आपने जो भी सिक्योरिटी जमा की थी सामने वाले के पास, वो आपकी उस सिक्योरिटी को रोक कर रख सकता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे प्रतिधारण का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को रोक कर रखने का अधिकार। ठीक, इसके बाद आता है सेक्शन 175, गैर मामूली खर्चे पाने का अधिकार। इस सेक्शन के हिसाब से जिस व्यक्ति को आपने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है, मतलब जिसने गिरवी को ग्रहण किया है, वो गिरवी माल के प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी सारी खर्चे वगैरह उठाता है तो उन सबको वो उस व्यक्ति से वसूल करेगा जिसने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है। अब कोई भी व्यक्ति है, मान लो वो अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रख रहा है, अब जिसके पास उसने गिरवी रखी है, अब उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी करने के लिए जिसके पास आपने गिरवी रखी थी उसने कई सारे काम किए, जो भी उसने खर्च वगैरह किया, तो उन सारे खर्चों को वो उस व्यक्ति से वसूल करेगा जिसने उन चीज़ों को गिरवी रखा था। लेकिन इन खर्चों को प्राप्त करने के लिए वो माल को रोक कर नहीं रख सकता। पहले वाले में तो प्रतिधारण का अधिकार है उसको, लेकिन अगर उसे खर्च वगैरह वसूल करना है तो यहाँ पर वो माल को रोक कर नहीं रख सकता। हाँ, केवल केस फाइल कर सकता है कि मैंने इस चीज़ पर इतना इतना खर्च किया है और मुझे वो चीज़ जो है वो मतलब जो भी मैंने खर्च किया है वो मुझे मिलना चाहिए वापस। नेक्स्ट आता है सेक्शन 176, ये कहता है माल को बेचने का अधिकार। अब यहाँ पर ये बताया गया है इस सेक्शन के हिसाब से कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज़ गिरवी रखता है तो उस कर्ज के चुकाने के लिए, मतलब किसी ने किसी से कर्ज लिया, एक व्यक्ति है उसने दूसरे से कर्ज लिया, अब वो कर्ज तो चुका नहीं रहा है या एक लिमिटेड टाइम था, उस टाइम पीरियड पर उसने अपने प्रॉमिस का पालन ही नहीं करा, प्रॉमिस का पालन करने में वो असफल रहा। अब तो क्या करेगा, जिसके पास आपने अपनी कोई चीज़ एज अ सिक्योरिटी या एज अ गिरवी के तौर पर रखी है, तो एक तो वो गिरवीकर्ता के खिलाफ केस फाइल करेगा। गिरवीकर्ता कौन हुआ? जिसने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी थी, तो वो केस फाइल कर सकता है उसके खिलाफ। दूसरा, जो माल गिरवी रखा गया था, गिरवी के तौर पर रखा गया था, उसको वो क्या करेगा,
रोक सकता है, अपने पास रोक कर रख सकता है। तीसरा, फिर बाद में क्या करेगा, अगर वो फिर भी ना तो अपना कर्ज चुका रहा है व्यक्ति जिसने आपको गारंटी दी थी, गिरवी रखी थी कोई चीज़, ना तो वो कर्ज चुका रहा है, ना अपने प्रॉमिस का पालन कर रहा है, तो फिर वो उस चीज़ को सामने वाले को नोटिस देकर कि मैं अब तुम्हारी ये चीज़ बेच रहा हूँ, उसको बेच भी सकता है। तो उसके पास माल को बेचने का भी अधिकार है। किसके पास? जिसको आपने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है। तो ये जो तीनों के तीनों राइट है जो हमने पढ़े हैं, ये गिरवी ग्रहीता के राइट्स के बारे में हमें बताते हैं। गिरवी ग्रहीता मतलब जिसके पास कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है। तो पहला राइट हुआ उसका माल को रोक कर रखने का अधिकार। दूसरा है गैर मामूली खर्चे पाने का अधिकार, जो वो उस चीज़ के प्रोटेक्शन वगैरह के लिए खर्च करता है। और तीसरा आता है वो माल को बेच भी सकता है एक रीज़नेबल नोटिस देकर गिरवीकर्ता को। जब वो गिरवीकर्ता को एक रीज़नेबल नोटिस दे देगा कि तुम ना तो अपना कर्ज चुका रहे हो जो तुमने मेरे पास गिरवी रखी थी चीज़, और ना ही तुम अपने प्रॉमिस को का पालन कर रहे हो, तो फिर अब मैं उस माल को बेच रहा हूँ या उस चीज़ को बेच रहा हूँ जो भी तुमने मेरे पास एज अ गिरवी के रूप में रखी थी। अब हम समझेंगे गिरवीकर्ता का राइट, यानी इसका जो अधिकार दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो क्या है। अभी हमने ऊपर समझा था गिरवी ग्रहीता के अधिकार के बारे में, अब हम समझेंगे गिरवीकर्ता के अधिकार के बारे में। तो इसका जो एक राइट है वो दिया गया है सेक्शन 177 में, जिसमें ये बताया गया है कि उसको अपनी चीज़ को मोचन कराने का अधिकार है। अब मोचन क्या होता है ये आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल इतना समझिए कि मोचन का मतलब होता है अपनी चीज़ को छुड़वाना। किसी के पास कोई चीज़ आपकी गिरवी रखी हुई है और आप उसको छुड़वाना चाह रहे हैं, तो जो भी छुड़वाने का अधिकार है उसी को कहते हैं मोचन का अधिकार। तो सेक्शन 177 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि मान लो कोई व्यक्ति अपनी किसी चीज़ को दूसरे के पास जिससे उसने कर्ज लिया है उसके पास उसने गिरवी रख दिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो ए है, उसने बी के पास बी से कुछ कर्ज लिया था और बी के पास उसने कर्ज लेकर अपनी एक चीज़ जो है वो गिरवी रख दी कि आप एक काम करो, इसको तब तक के लिए इस चीज़ को अपने पास रखो जब तक मैं आपका पैसा न चुका दूँ। अब ए क्या करता है, उस पैसे को चुकाने में असफल रहता है, मतलब उससे चूक हो जाती है। तो यहाँ पे अब ए के पास क्या राइट होगा, क्योंकि ए ने पैसा तो चुकाया नहीं बी का, ए जो है वो यहाँ पे गिरवी करता है और बी जो है वो गिरवी ग्रहीता है, क्योंकि गिरवी किसके पास रखी गई है, बी के पास। तो यहाँ पर ए के पास ये राइट है कि वो अपनी इस चीज़ को छुड़वा सकता है, उसके पास मोचन का अधिकार बचता है सेक्शन 177 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जो अपनी चीज़ को गिरवी रखता है किसी कर्ज को चुकाने के लिए या किसी प्रॉमिस के पालन के लिए, किसी वचन के पालन के लिए, तो उसके पास अपनी चीज़ को छुड़वाने का अधिकार है, क्योंकि उससे जो है वो चूक हो गई है उस कर्ज को चुकाने में। लेकिन ऐसे अतिरिक्त खर्चे, जो भी फालतू के खर्चे वगैरह होते हैं, वो तो उसको चुकाने ही होंगे जो उसकी चूक के कारण हुए हैं। मतलब उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया था और उसका कर्ज ना चुकाने के कारण गिरवी ग्रहीता के कुछ फालतू वगैरह खर्च वगैरह हो गए, तो वो तो उसको चुकाने होंगे, भले ही यहाँ पर उसने अपनी चीज़ का मोचन करा लिया हो। तो ये था इसका एक राइट, किसका, गिरवीकर्ता का। अब कुछ सेक्शंस हम और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से। जैसे सबसे पहला है वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी, यानी कि जो कमर्शियल एजेंट होते हैं उनके द्वारा गिरवी कैसे की जाएगी और ये कौन से सेक्शन में है। तो सेक्शन 178 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि कोई भी वाणिज्यिक अभिकर्ता, कोई भी कमर्शियल एजेंट अपने मालिक की सहमति से, उसकी कंसेंट से माल से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर कब्जा रखता है। वहाँ उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए गिरवी रखे, अगर वो कोई भी चीज़ गिरवी रख देता है, एक कमर्शियल एजेंट कैसे गिरवी रखेगा, अपने मालिक की, अपने ओनर मतलब जो उसके स्वामी होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी कंसेंट से। जो वो डॉक्यूमेंट पर कब्जा रख रहा है, कोई चीज़ है उसके डॉक्यूमेंट उसके पास है, किसके पास, कमर्शियल एजेंट के पास। तो वो क्या करेगा, तो वो जो भी चीज़ गिरवी रखता है कमर्शियल एजेंट, वो वहाँ तक लीगल मानी जाएगी। ऐसे माना जाएगा उस गिरवी रखने को भी जैसे मान लो वो माल के स्वामी के द्वारा ही स्पष्ट रूप से प्राधिकृत हो, मतलब उसे माल का जो स्वामी है या किसी चीज़ का जो मालिक है, उस मालिक ने उसको कमर्शियल एजेंट नियुक्त किया है और वो अपने मालिक की तरफ से उसकी कंसेंट से जो भी चीज़ गिरवी रखता है, तो उसके द्वारा गिरवी ऐसी मानी जाएगी मानो मालिक ने ही उसको गिरवी के लिए अपॉइंट किया हो या उसको प्राधिकृत किया हो। इसके बाद आता है सेक्शन 178A। ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा गिरवी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये हम पहले ही अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यानी शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत किसी चीज़ पर कब्जा रखता है तो वो किस तरीके से गिरवी करेगा, वो इसके बारे में बताया गया है। तो इस सेक्शन के हिसाब से
ये देख लेते हैं। ये सेक्शन ये कहता है कि जब गिरवीकर्ता ने अपने द्वारा गिरवी रखे गए माल का कब्जा, मतलब कोई व्यक्ति गिरवी रखता है और उसने जो भी चीज़ गिरवी रखी है, जो भी सामने वाले के पास गिरवी रखी गई है, उस चीज़ का कब्जा सेक्शन 19 और सेक्शन 19A। अब ये दोनों जो सेक्शन हैं ये दोनों हमें ये बताते हैं। सेक्शन 19 तो हमें ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति से किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सहमति प्रपीड़न से, कपट से या मिसरिप्रेजेंटेशन यानी दुर्व्यवदेशन से ले ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेक्शन 19A है वो हमें बताता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट किसी व्यक्ति की अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असम्यक असर से ले ली गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल हो जाएगा। तो दोनों ही सेक्शन जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 178 के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी माल का कब्जा जो उसने गिरवी रखा था उसका कब्जा सेक्शन 19 और 98 के 19A के अधीन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन प्राप्त किया हो, मतलब शून्यकरणीय संविदा के अधीन प्राप्त किया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो गिरवी के समय विखंडित ना हुआ हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तब भी चल रहा है, तो जो गिरवी लेने वाला है जिसके पास गिरवी रखी गई थी वो उस माल पर अच्छा हक अर्जित कर सकता है, मतलब उसको एक अच्छा हक, अच्छा राइट उस चीज़ पर मिलेगा, लेकिन तब जब वो बहुत ही सद्भावपूर्वक काम करता हो और गिरवीकर्ता के अधिकार या उसके हक की कमी की सूचना के बिना काम करे। मतलब जिसके पास आपने गिरवी रखी थी कोई चीज़, उस व्यक्ति को ये पता ही ना हो कि जिसने उसके पास गिरवी रखी थी उस गिरवीकर्ता ने उसने वो जो कब्जा लिया है उस चीज़ का वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया है, मतलब शून्यकरणीय संविदा के अंदर लिया है, तो उसके हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके पास आपने गिरवी रखा है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि जो व्यक्ति मेरे पास चीज़ में अपनी गिरवी रख रहा है उसे तो कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उसने मुझे रखा था उसका कब्जा तो एक शून्यकरणीय संविदा के अधीन था उस चीज़ पर, तो उस व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसके पास आप रख रहे हो गिरवी, उसे क्या पता है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है। लेकिन जिसको ये नहीं पता कि जो व्यक्ति मेरे पास गिरवी रख रहा है उसने तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन उस पर कब्जा रख रखा था, तब फर्क नहीं पड़ेगा जब वो सद्भावपूर्वक कार्य करता हो और गिरवीकर्ता का हक में कमी है या उसके अधिकार में कमी है इस बात की सूचना उसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर उसे सूचना है तो फिर उसको राइट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जिस व्यक्ति ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माल प्राप्त किया हो, अगर वो माल को गिरवी रख देता है, ठीक, तो गिरवी तो वैध होगी, लेकिन गिरवी के समय तक कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होना चाहिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहना चाहिए भले ही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो। ये बताया गया है बस यहाँ पे, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आता है सेक्शन 179, ये कहता है गिरवीकर्ता के द्वारा गिरवी। अब ये सेक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये कहता है कि जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे माल की गिरवी रख देता है या ऐसे चीज़ को गिरवी रख देता है जिसमें वो केवल एक लिमिटेड इंटरेस्ट, एक सीमित हित रखता है, तो वह गिरवी और उस हित के विस्तार तक उसकी वैध होगी। मतलब ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उसने बी के पास रख दी गिरवी। अब ए का जो राइट है उस प्रॉपर्टी में बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित हित है उसका उस प्रॉपर्टी में, तो जहाँ तक उसका उस प्रॉपर्टी में सीमित हित है, जहाँ तक भी उसका हित है, जितना का भी वो हकदार है उस प्रॉपर्टी में, वहाँ तक वो रख सकता है बी के पास उस प्रॉपर्टी को गिरवी। इतने तक वो जो उसकी गिरवी होगी वो वैध होगी, वो लीगल होगी, उसको इनवैलिड नहीं कर सकते आप। तो सेक्शन 179 यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी में सीमित हित है, या प्रॉपर्टी में नहीं किसी भी चीज़ में सीमित हित है, तो अगर वो व्यक्ति किसी के पास उस चीज़ को गिरवी रख रहा है तो वो जो गिरवी होगी वो वहाँ तक वैलिड होगी जहाँ तक उसका उस प्रॉपर्टी में या उस चीज़ में हक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा है गिरवी उपनिधान के बारे में। सिंपल बेलमेंट में तो हमने समझा था कि एक व्यक्ति किसी खास उद्देश्य के लिए किसी को कोई चीज़ दे रहा है कि जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो चीज़ उसको वापस मिल जाएगी। लेकिन गिरवी उपनिधान में फ़र्क ये है कि आप किसी के पास कोई चीज़, जब किसी को कोई चीज़ रखते हो किसी के पास, तो उसके बदले में आप एक गिरवी भी रखते हो एक चीज़ को, और उसके पास इसलिए रखते हो ताकि आपने अगर किसी से कोई कर्ज लिया है या किसी को कोई प्रॉमिस किया है तो आप उसका पालन कर सको। तो सिंपली गिरवी उपनिधान जो है वो है एक खास प्रकार
प्रकार का बेलमेंट, एक खास प्रकार का बेलमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको गिरवी उपनिधान अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।